नाजरीन आदाब, मैं ज़मरुद मुगल। आज हम बात करेंगे उस लड़की से जिसकी पैदाइश बरेली में हुई। बरेली हिंदुस्तान का एक बहुत छोटा सा शहर है और फिर आज फिल्मी दुनिया में, फिल्मी नगरी में उनकी एक अपनी शनाख्त है, एक अपनी एक पहचान है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी ख़ास शनाख्त है वो है सूफ़ी मौसीकी के हवाले से। सूफियाना कलाम जिस तरह वो गाती हैं, शायद उनकी उम्र में या उसके बाद इस तरह का कोई नाम हमारे सामने हो। मेरी मुराद कविता सेठ जी से है। कविता जी, ये सूफ़ी म्यूज़िक जो है आजकल या कुछ सालों पहले तक बहुत कम सुनने को मिलता था। बहुत गिने चुने नाम हैं जो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, वही पाकिस्तान में है जो यहाँ आके गाते हैं, यहाँ के दो लोग। तो आपको लगा नहीं कि कुछ रिस्क है इसमें? इससे अच्छा है कि मैं सिर्फ फिल्मों में गाऊं और बहुत नाम होगा। मुझे लगता है कि खुदा खुद बंदे को चुनता है उसके लिए, और शायद उसी में से मैं एक हूँ जो उन्होंने मुझे सूफ़ी संगीत के लिए चुना। क्योंकि मैं बचपन से बहुत सारी फॉर्म्स गा रही थी, भजन, गज़ल, सारा कुछ, लेकिन एक जो सुकून, एक छटपटाहट थी, मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ। कुछ भी गाती थी, लगता नहीं ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। वो तलाश जारी थी। देन फाइनली आई परफॉर्म्ड इन जहान खुसरो, मुज़फ़्फ़र अली साहब जो कराते हैं। तो उसमें मैंने वो उस कॉन्सर्ट में, उनके उस शो में परफॉर्म भी किया और देखा कि वो वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से सूफ़ी म्यूज़िशियन आए हुए थे। तो वो जो एक अजीब सा एक आलम और वो जो एक जुनून, उसको मैं कह सकती हूँ कि उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। वो जो मेरे को ऊपर एक असर हुआ, एक तो कमाल था। बस उस दिन से मैंने सोचा कि से आप आज तक बाहर नहीं निकल पाई हूँ, मैं निकलना भी नहीं चाहती हूँ। बस तब से मैंने ठाना कि दिस इज़ द वे आई हैव टू गो, और बस यही मेरी मंजिल है। और उसके बाद से आई एम टोटली इनटू सूफ़ी लिटरेचर, सूफ़ी पोइट्री, सूफ़ी कलाम, जो भी कुछ जहाँ से कहीं से भी जो भी मुझे मिलता है, कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी जज्ब कर सकती हूँ, जितना सीख सकती हूँ, जितना जो मुझे समझ में आ रहा है कि सूफ़ी म्यूज़िक क्या है, मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ, उनको सुना सकूँ, उनके दिलों को तसल्ली दे सकूँ। अच्छा कविता जी, कुछ ये बताइए हमें कि आप अपने बचपन के बारे में, चूँकि अक्सर देखा गया है जी कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, और फिर बरेली या इस तरह के छोटे शहर में गाना उतना आसान होता नहीं है। माँ बाप की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, मुआशरे की तरफ से एक प्रेशर रहता है कि लड़की है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगी, शादी वादी कर लो। तो आप जिस मकाम पे आज खड़ी हैं, आपके वालिदैन का, आपके माँ बाप का उसमें किस तरह योगदान है? मेरे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया मुझे गाने के लिए। एक्चुअली जो बरेली में ख्वाजा कुतुब की जो दरगाह है, वहाँ मेरे फादर मुझे लेके जाते थे। तो वो जो सूफ़ी रंग है, तब आप बहुत छोटी रही? बहुत छोटी थी, हाँ, 2.5-3 साल की। तो उस वक्त जो मैंने सुना है, वो जो कवालियाँ लोग रात रात भर गाते हैं, तो शायद मुझे कई बार लगता है कि वो बीज उसी वक्त सूफ़ी म्यूज़िक के जहन में घर कर गए थे। और धीरे धीरे मुझे बहुत लेट उसका जो वृक्ष बन के आया, वो बहुत लेट आया। और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मना नहीं किया गाने के लिए, बहुत। लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे हाथ पकड़ के कहीं लेकर के गए। जो भी कुछ किया मैंने खुद से किया। वो यही बोलते थे। इवन बरेली में जब मैं थी तो ओपी नैयर साहब ने मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया था बरेली में। और बोले कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अलग सी है, तुम बॉम्बे आओ तो बहुत अच्छी एक आवाज़ मिलेगी इंडस्ट्री को। तब उन्होंने जिक्र किया, बड़ी खुश। मैं घर आके पेरेंट्स को बोला कि ऐसे ऐसे ओपी नैयर साहब ने बोला है। बोले ऐसा है, शादी हो जाए, हस्बैंड गवाए तो गाना हमारे बस का नहीं कि हम तुमको ले करके जाए। हाँ, अच्छा, तो मुंबई जाए, कामयाब हो ना हो, हाँ, वो भी कोई गारंटी नहीं थी। तो इस वजह से मैं तो बड़ी निराश हो गई कि ऐसा क्या, कैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि मैं तो ड्रीम्स ही ऐसे देखती थी। मतलब मुझे लगता है वो सपने भी खुदा ही देता है, उनको पूरा भी वही करता है। हमेशा जब भी मैं गाती थी तो इमेजिन करती थी कि मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में हूँ और लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये बहुत बचपन की कुछ ड्रीम्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी नहीं बताया सब चीजें, कितना मजमा होता है। और जी, तो उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि यहाँ से कोई चांस नहीं है पेरेंट्स की तरफ से,
मतलब जो करना है खुद से करो, वो लोग सपोर्ट वैसे नहीं सपोर्ट करेंगे। देन आई प्रेड, खुदा से बस दुआ की कि मुझे जो मेरा पार्टनर मिले, मेरा जो जीवन साथी मिले, वो बहुत सपोर्टिव हो मेरे म्यूजिक करियर में। एंड लकीली वो भी बात खुदा ने मेरी से आप कविता सेठ हुई, तो वाकई हर पल पे खुदा ने मेरा साथ दिया। और मुझे लगता है वो मेरी लाइफ में मेरा करियर बनाने के लिए एक एंजल की तरह मेरी ज़िंदगी में आए, और आज मैं आपके सामने हूँ तो सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने मेरे करियर को ज़मीन से आसमान तक जो पहुँचाया, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम। कविता जी, आप जो चीज़ें गाती हैं जी, फिल्मों में भी हम देखते हैं और बाकी जो आपकी एल्बम है उनमें जी, पोएट्री का बहुत खास तौर से ख्याल रखती हैं, हम लोगों को लगता है। जी, जी, आप जी, चूजी हैं इस मामले में? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है कि हम जब जिक्र करते हैं या बात करते हैं, या तो शब्दों का ही आदान प्रदान होता है, लफ्ज़ ही बोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि, और कितनी शिद्दत से कोई शायर उस चीज़ को लिखता है, उसको हम कितने बेहतरीन तरीके से निभा पाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं गाना है, मुझे लगता है कि जब खुदा ने हमें एक जहन दिया है, एक अच्छी सोच दी है, तो हम बेकार चीज़ या गंदी चीज़ क्यों गाएं, हम अच्छी चीज़ क्यों नहीं कन्वे कर सकते। मेरा यही मानना है, इसीलिए मैं थोड़ी सी चूज़ी हूँ, या रिजिड कह लीजिए, या स्ट्रिक्ट बोल लीजिए, पता नहीं। जैसे इंडस्ट्री में काफ़ी है कि नहीं, कुछ भी ऊट पटांग मतलब नहीं गाना है। मुझे लगता है कि इस बहाने से एक चीज़ अच्छी हो गई कि लोगों को पता लग गया कि मैं कुछ ऊट पटांग नहीं गाऊंगी, तो जो भी गाना आता है मेरे पास अच्छा ही गाना आता है। आपके गानों की जिस तरह पजीराई हो रही है और जो शोहरत मिल रही है जी, इसका मतलब ये है कि सुनने वाले मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम कुछ जैसे आइटम सॉन्ग आजकल आ रहे जी, हैं, जिस जी, तरह जी। के गीत हैं, जी, हमें ये लगता था कि ये फिल्म वालों की मजबूरी इसलिए है, राइटर्स की भी, क्योंकि अच्छा सुनने वाले हैं ही नहीं। लेकिन बिल्कुल आपने ये गलत। साबित किया है कि अच्छा सुनने वाले मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं दे पा रहे हैं उनको, बल्कि हम कोई भी एल्बम जब रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जो भी नेक्स्ट आने वाली होती है, मैं शायद स्लो हूँ, मुझे वक्त लगता है हर चीज़ करने में। मेरी हर प्रोडक्ट का या हर एल्बम का बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं कि वो चीज़ कब हमें सुनने को मिलेगी, कुछ नया, कि कुछ बेहतरीन चीज़ें होंगी। हम मेरे यहाँ बॉम्बे जैसे शहर में और वर्किंग डेज में शोज़ हाउसफुल जाते हैं, तो उसका मीनिंग ये है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी में पैसा खर्च कर रही हूँ, या जैसे कि फिल्मों में होता, कुछ नहीं वैसा है। लेकिन लोग अच्छी चीज़ सुनना चाहते हैं और अच्छे लोग मौजूद हैं सुनने के लिए, उनके कान तरस रहे हैं। आफ्टर जगजीत जी लोग बोलते हैं बहुत बड़ा वैक्यूम है, मैं अच्छी पोइट्री सुनने को नहीं मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप अपने कंटेंट पर, अपनी जो हमारा ज़मीर है उसके साथ हमें, यदि हम उसकी बात सुनते हैं या उसके साथ चलते हैं, तो मंजिल मिलती है। 2010 में एक तारा पे आपको फिल्म फेयर मिला जी। जो राजनीति फिल्म में आपका गीत है, मोरा पिया मुझसे बोलत जी, नहीं। जी। अच्छा, ये जितने भी गीत आपने फिल्मों में गाए हैं ना, ये जब हम देखते हैं, पिक्चराइजेशन खैर उनकी मजबूरी भी रहती है, जी, जी, जी। लेकिन जब हम सुनते हैं तो बिल्कुल एक अलग माहौल में पहुंच जाते हैं। वही जो सूफियाना रंग बाकी आपके गीतों में या सूफियाना कलाम में मिलता है, वही यहाँ भी मिलता है। तो ये जो आपका गाना है मोरा पिया, थोड़ा सा सुनाएंगे इसको? ज़रूर ज़रूर। और इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि प्रकाश झा साहब ने जब ये मुझे चुना, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था ये सॉन्ग, आदेश श्रीवास्तव जी की कॉम्पोजिशन थी और उन्होंने ही गाया था फिल्म के लिए। देन ही कॉल्ड मी, प्रकाश झा साहब बोले, तुमने जिस शिद्दत के साथ वो मुझे मत रोको गाया था, जो मैंने गैंगस्टर में गाया था, बोले मुझे वही सेम पैथोस चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने पूरा मुझे एक्सप्लेन किया था उस बारे में। मैंने कहा आई ट्राई माई बेस्ट। बोले मैं चाहता हूँ कि जैसे एक तारा के लिए आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले। मैंने कहा उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती, बट मैं अपनी तरफ से 100% आई विल डू। और तो हमारे कुछ बहुत अजीज़ दोस्त सुनने के मतलब फ़िल्म देखने के लिए गए थे, जिनको मालूम था कि मैंने गाया उस फिल्म में। तो मुझे अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है मोरा पिया के लिए, कि बोल रहे थे कि जैसे कि वो तेज़ाब जब स्किन के ऊपर डालते हैं तो जैसे वो चिरती चली जाती है, तो वो सॉन्ग में जब आपकी आवाज़ आती है ऐसा लगता है बिल्कुल कलेजे को चीरती चली गई है। मतलब जिस तरीके से वो कह रहे थे, मैंने कहा इतना बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट मुझे अभी तक नहीं मिला। Singing 2 lines.
पिया मोरा पिया मोरा पिया बोलत नाही मोरा पिया मोसे बोलत नाही मोरा पिया मोसे बोलत नाही द्वार जिया के द्वार जिया के खोलत नाही मोरा पिया मोसे बोलत नाही। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। मैम, आप जो है फुल्ले शाह, अमीर खुसरो, रूमी, इन लोगों को गाती हैं और इतना आसान नहीं है इन लोगों को गाना, और बाकायदा रूमी को गाने के लिए हमने सुना है कि आपने फारसी पर्शियन सीखी भी है। जी 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 जी। तो आपकी दिलचस्पी जो है इस तरफ किस तरह गई? क्योंकि आप ठीक है, मौसीकी तो वो अल्लाह ही की तरफ से आपको मिली, आपकी देन है। फिर आप दिल्ली आई, दिल्ली में आपकी एजुकेशन रही जी। तो इस तरफ ये बुल्ले शाह और रूमी और अमीर खुसरो, इस तरफ कैसे आपका सफर शुरू हुआ? मुझे हमेशा से जो भी स्पिरिचुअल बहुत अवेकन लोग होते हैं उन लोगों उनकी जो पर्सनैलिटी है उसने बहुत अट्रैक्ट किया। तो कबीर मेरे बचपन से एक आइडल रहे, स्वामी विवेकानंद, मीरा बाई। तो उसी तरीके से जैसे जैसे मैं इनकी पोइट्री पढ़ने लगी या इनकी बायोग्राफी पढ़ी तो काफ़ी दिलचस्पी जगी। इवन बाबा बुल्ले शाह साहब ने जो इतना खूबसूरत कलाम लिखा, जो उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, जिस तरीके से वो किस हद तक दीवानगी थी उनमें अपने खुदा के लिए, सेम वे मौलाना रूमी को जब पढ़ा है तो मुझे लगता है कि उनके जैसा कलाम तो शायद पूरी दुनिया में किसी ने जो इश्क की बात की है अपने गुरु के साथ, खुदा के साथ, शायद ही किसी ने लिखा होगा। मतलब मैं जितना पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो इतना अथाह सागर है और मतलब शब्द कम पड़ते हैं उनकी तारीफ में। पता नहीं मैं कैसे, मुझे लगता है कि तो आपकी बाकायदा एक एल्बम भी है। जी जी। रूमी को तो आप रूमी पे भी काम किया, हर जगह आप गाती ही। जी 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 बिल्कुल। कबीर को भी गाती हूँ। तो ये सारे लोग, जैसे अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी तो वो यही बोल रहे थे कि आपने इनको क्यों चुना? मैंने कहा मैंने नहीं चुना इनको, इन्होंने मुझको। हाँ करेक्ट। और ये सच है कि अगर इन लोगों को आज मैं कह रहा हूँ, इससे पहले जाहिर है जी जी फतेह अली और बहुत बड़े बड़े लोगों ने गाया है, वो बहुत महान लोग हैं हमारी, लेकिन इस वक्त इन लोगों को शायद आप ही जैसी किसी आवाज की जरूरत थी। वही मुझे लगता है कि मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, कुछ बड़ा भी काम नहीं कर रही हूँ, मुझे एक माध्यम बना दिया गया है खुदा की तरफ से और मैं बस उनकी पोइट्री को रिवाइव करके आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना बेहतरीन कलाम और इतना सच्चा कलाम जो उन्होंने किसी उस पैसे के लिए नहीं लिखा था, किसी कमर्शियल टर्म्स के लिए नहीं लिखा था, इतना प्योर। हाँ, उस इतना प्योर मतलब खजाना है उसको, जो कि लोगों को पता नहीं है, उन लोगों तक मैं चाहती हूँ कि हमारी जो इतनी बेहतरीन दौलत है वो उन लोगों तक पहुँचे और वो खुद उसके साथ कनेक्ट हों कि भरा पड़ा है हमारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में एक से एक बेहतरीन चीज़ें, हम लोग वो चीज़ सुने और उससे कनेक्ट हों जिसके साथ आप जब कानों में सुनते हैं तो आप तब आप कानों के माध्यम से आपको आपकी रूह को सुकून मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी कविता जी, आपकी जितनी भी एल्बम आई बहुत सराहना हुई, बहुत पजीराई हुई, बहुत मशहूर भी हुई। जी जी। बहुत पॉपुलर सेंस में कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा गाया है। पॉपुलर के दूसरे मानी ये हैं कि कुछ भी उल्टा सीधा गा लीजिए आप पॉपुलर हो जाएंगे, जिस तरह का आज का जमाना है। लेकिन मुझे जो जाती तौर पे पसंद है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एल्बम हुई खुदा वही है। उसको तो मैं देख रहा था पिछले दिनों, बहुत तो पता नहीं वो भी बस कहीं से आमद हुई और खुदा की तरफ से ये सब बस चीजें बस होती हैं, बस इसको तो आप मानती हैं। बिल्कुल तो वो जो खुदा वही है जी जी उसको जरा गुनगुनाती हैं। जरूर जरूर। बदल रहा है जो शब सहर में खुदा वही है,
खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है जिसका जलवा नजर नजर में, है जिसका जलवा नजर नजर में, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है। ये वो आवाज़ है जो दिल से दिमाग तक, तो दिमाग से रूह तक पहुंचती है। कविता जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि अमीर खुसरो को लेके आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, जी उसके बारे में कुछ बताएंगे आप, कहाँ पहुंचा? जी, हज़रत अमीर खुसरो के साथ भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि जैसे कई लोगों ने पूछा तो मैं कहती हूँ मैंने नहीं कलाम चुना, उन्होंने मुझे चुन लिया कि मैं कन्वे करूँ उनकी जो पोइट्री है, दोबारा से एक बार रिवाइव हो। ऑलरेडी उनको सब जानते हैं, लेकिन एक क्लास है, मैं आवाम तक और ज़्यादा मासेस तक लेके जाना चाहती थी। तो इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रही कि मेरे जो छोटे बेटे हैं कनिष्क, वो साउंड इंजीनियरिंग सीख रहे थे, तो उसके साथ ही साथ साउंड प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कोई एक बड़ा अच्छा सा लूप बनाया एंड बुला करके बोला मेरे को कि मॉम सुनो कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं कुछ गुनगुनाती हूँ। एंड आई जस्ट एक स्ट्रेच पे मैंने जो बहुत फेमस उनका रंग है, आज रंग है, तो वो मैंने स्टार्ट किया और एक लूप पे मैंने कंटिन्यू गाया 10-12 मिनट का। सेम ही उस एल्बम में रखा गया, जो हमने एल्बम का नाम रखा है ट्रांस विद खुसरो। तो उसमें खुसरो, अमीर खुसरो की पोइट्री है, मेरा अंदाज है गाने का, और कनिष्क ने उसको इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांस म्यूज़िक के साथ थोड़ा फ्यूज़ करने की कोशिश की है, जेल किया है। तो हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक तो इतना बड़ा नाम पोइट्री में, ऊपर से उसको निभाना रागदारी में और सब तरीके से। आपके छोटे बेटे उसको कंपोज कर रहे हैं, उन्होंने पूरा साउंड डिज़ाइन, कंपोजिशंस मेरी रही उसमें, साउंड डिज़ाइनिंग उनका हिस्सा था। 18 साल कंप्लीट किया उन्होंने जस्ट, और ये उन्होंने स्टार्ट किया था जब वो 14 साल के थे। तो अच्छा। इस एल्बम पे हमको 4 साल लगे। तो इसको एल्बम की शक्ल देने का भी कोई इरादा नहीं था, एक गाना किया, अच्छा लगा, फिर बोला कि चलो कुछ दूसरा करते हैं। देन मैंने एक और उनका पोइट्री ली, मैंने वो कंपोज किया, देन ही डिज़ाइन वेरी वेल। एक एक करके गाने बनते गए और वी डिड फुल एल्बम। तो इसलिए उसमें वक्त लगा, और हमने उसमें कोशिश की कि जब हम इसको ग्लोबली रिलीज़ करेंगे तो हमारी इंडिया की साउंड होनी चाहिए, कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इसमें बैम्बू फ्लूट यूज़ किया, इसराज इंस्ट्रूमेंट जो हिंदुस्तान का वो यूज़ किया, कि एक इंडियन टोन लोगों को सुनने को मिले, कि जब वो सुने तो लगेगा कि हाँ अपनी मिट्टी की साउंड सुन रहे हैं, अपनी मिट्टी की आवाज़ सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते रखते काफ़ी बारीकी से कोशिश की हमने। इसमें कुछ पर्शियन कलाम भी चुने, हज़रत अमीर खुसरो, पर्शियन में ही आपने गाया भी उसको? जी जी जी, पर्शियन में गाया, चश्मे मस्ते अजबे जुल्फ़े दराज़े अजबे, बिल्कुल वो लिया। आई एम जस्ट शेयरिंग। एंड ज़ेहाले मिस्की मक़बूल तगाफ़ुल, इसको गुलाम अली ने भी गाया है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, काफ़ी फिल्मों में भी ऐसे कव्वाली, लेकिन मेरी टोटली डिफरेंट है। और यार मन बया बया, दैट ऑल्सो वी सिलेक्टेड। तो इसमें हमने कोशिश की कि 60% हिंदी के सॉन्ग्स हैं, 40% पर्शियन में रखा है, तो मिडल ईस्ट कंट्रीज सब तरफ के लोग उसको एंजॉय करें, और अच्छा म्यूज़िक आप लोगों की नज़र कर रही हूँ मैं। 2 लाइन सुनाती हूँ ज़ेहाले मिस्की। ज़ेहाले मिस्की मा कुन्त गाफिल, ज़ेहाले मिस्की मा कुन्त गाफिल, दो राहे नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा नादार में जा, किताबे हिजरा नादार में जा, न ले हो खाए
लगाए छतिया। इतना खूबसूरत पर्शियन और अवधी का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन किया। वो जो पर्शियन आप बता रही थी जी, चुजुल्फ क्या चश्मे मस्ते वो जरा वो भी बड़ा खूबसूरत बन गया है। वो तो बहुत खूबसूरत बना। हाँ, और उसका हमने इतनी सुंदर धुन बन गई थी तो कनिष्क ने उसका एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक भी रखा है, तो टोटल 10 ट्रैक्स हैं इस एल्बम में। चश्मे मस्ते अजब जुल्फे दराजे अजब मैं परस्ते अजब फितना तराजे अजब चश्मे मस्ते अजब। मैम आपने भजन, गजल और सूफियाना कलाम जी ये गाया है। आप क्या समझती हैं, आपके अंदर की आवाज़ क्या आती है कि आप किसके लिए पैदा हुई, इन सब चीज़ों के लिए या सिर्फ सूफियाना कलाम के लिए? जो बिल्कुल आप गाते हुए बिल्कुल जब मैं लॉस्ट, जहाँ बिल्कुल लॉस्ट तो मैं इसी फॉर्म में होती हूँ। सूफियाना जो रंग है, मुझे लगता है मैं सुर लगाती हूँ, बस मेरा सीधे खुदा के साथ एक कनेक्शन बन जाता है, और दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक वाक़या हुआ मेरे साथ। मैं हाल ही में हैदराबाद गई हुई थी एक जगह परफॉर्म करने के लिए, और जैसा कि लोग बोलते हैं, जैसे जो भी मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल काफ़ी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि रूह और ये सारी आत्मा परमात्मा लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो चीज़ रियली मैंने फील की थी कि जब मैं एक सॉन्ग गा रही थी, दैट टाइम आई फेल्ट, वहाँ सारे सब स्पिरिचुअल लोग ही आए हुए थे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी वहाँ पर। उस वक्त गाते गाते वक्त ही मुझे लगा कि जो फिजिकली आई वॉज देयर, एंड वो जो एक रूहानी जो रूह होती है वो कहीं और थी, और मुझे शरीर में आते आते वक्त लगा वापस इस फॉर्म में। कहा भी जाता है कि मौसीकी के जरिए आप खुदा तक पहुंचते। बिल्कुल, और वो चीज़ सबने फील करी उस टाइम पर पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स। तो मैंने घर आकर के अपने मॉम डैड से भी जिक्र किया, मैंने कहा मैंने बहुत थोड़ी देर के लिए हुआ वो, शायद हार्डली 1 मिनट के लिए वो जो एक्सपीरियंस था, मैंने कहा लेकिन मैं चाहती हूँ कि 24 घंटे उसी जोन में रहूँ, बिल्कुल मतलब जहाँ सिर्फ आनंद। हाँ, ये कभी कभी हम सुनते थे कि ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, जिस म्यूज़िक को, जिस मौसीकी को आप आगे लेके चल रही हैं। अहमद मुश्ताक का एक शेर है कि कैसे आ सकती है ऐसी दिलनशीं दुनिया को मौत, कौन कहता है कि ये सब कुछ फना हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो आप जैसी आवाज़ जब तक है तो ये सब कुछ होना नहीं है। लेकिन हम मैम बस अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की तरफ हैं, आपके पास वक्त बहुत कम है, हमें इस चीज़ का एहसास है। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं सूफी म्यूज़िक को लेके जी, और सूफी म्यूज़िक जो है वो मास को जोड़ने का भी एक जरिया, सूफी बिल्कुल एक सूफीज्म की एक पहचान ये भी है, प्योरिटी तो है ही, हाँ, लेकिन एक ये भी है कि लोगों को जोड़ता भी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया था कि बहुत एक खास क्लास जो है सुनती है, मजे लेती है जी, लेकिन आप इसको कुछ ऐसा करती हैं कि आवाम तक भी ये चीजें मेरी कोशिश यही तो क्या है। इससे मतलब आपको लगता है कि वो तबका, जी, हमें तो लगता है कि जुड़ रहा है, हाँ, क्या आपको लगता है कि उस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, वो लोग जुड़ रहे हैं इसके बिल्कुल साथ? बिल्कुल, मैं तो काफ़ी सारे कॉलेजेस में परफॉर्म कर रही हूँ, यूथ जितना है, और वो सब उस चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जितनी डिमांड है हम उतना दे नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। और मुझे लगता है जो भी सोल कनेक्शन वाली चीज़ें होती हैं वो कभी ना मरती हैं और ना कभी मरेंगी, और बल्कि हर वक्त उसकी एक भूख रहती है, क्योंकि उससे जो एक रूहानी तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, वो किसी और फॉर्म में नहीं है। जो इस फॉर्म में, जो सूफ़ी म्यूज़िक में, वो किसी और फॉर्म में नहीं है। तो इसकी हमेशा जितना ज़्यादा हम दे सकें अपनी ऑडियंस को, शायद पहले से ज़्यादा आज इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है लोगों की और इतना मटीरियलिस्टिक लाइफ हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबको इतने शॉर्ट पीरियड में सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए भाग दौड़ ज़्यादा है। तो इस म्यूज़िक
को जब वो लोग सुनते हैं तो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, एक रूहानी जो सुकून मिलता है वो किसी फॉर्म में नहीं है। क्योंकि आप कुछ अलग अलग जो जॉनर की चीज़ें सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर को नाच कूद लिए आके थक के सो गए, लेकिन इससे जो एक रूहानी वो चीज़ें पुरानी हो जाती है। ये चीज़ें हम 800 साल पुरानी भी पोइट्री उठा के देख रहे हैं तो वो उतनी ही फ्रेश है, उतनी ही ताज़ा है, उतनी ही जिंदा है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ प्योर म्यूजिक, प्योर पोइट्री, मेरा ऐसा मानना है। आप गज़लें भी गाती हैं और नज़्म पे गालिबन आपकी कोई एल्बम आने वाली है या? जी, मैं काम कर रही हूँ। जी जी जी। तो उर्दू शायरी में आपको क्या लगता है? शायरी तो जिस शायरी ने गालिब पैदा किया, मीर पैदा किए, इकबाल पैदा किया, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं जी, और तकरीबन सारी दुनिया में आपका सफ़र रहता है, प्रोग्राम करती हैं आप, तो आपको लगता है कि ये शायरी जो है कुछ दे सकती है लोगों को, या देती है, या देती है? जो सुकून देती है, जो मज़ा देती है, जो उसकी लज्जत अभी तक बरकरार है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो मुझे लगता है जो शायर लिखता है, जो वो शायर के थॉट्स जो भी होते हैं वो सिर्फ थॉट्स नहीं होते हैं, वो उसका उसमें पूरा लखते जिगर बोलते हैं, सब कुछ उसमें निकाल के रख देता है। वो उसका खून, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। इवन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे वसीम साहब ने एक बार बताई थी। मैं किसी एक पोएट से मिली थी, उनकी 30-40 बुक्स आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि वसीम साहब आपकी तो ज़्यादा बुक्स नहीं है, 3-4 बुक्स हैं और इतनी एज हो गई हो। तो बोले कि बेटे मैं एक एक शेर ना अपने खून से लिखता हूँ। तो वो बात मुझे ऐसी घर कर गई कि कितना पेन लेता है और किस जगह जहनी तौर पर वो कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ सैर करता है, तब कुछ चंद शेर हम लोगों को मिल पाते हैं, हम तक पहुँच पाते हैं। वो चीज़ इतनी बड़ी जर्नी उसको करनी होती है। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, खुश नसीब हैं कि इतने अच्छे अच्छे शायर हमें मिले और मुझे मौका मिला है कि मैं उनकी बेहतरीन चीज़ें गाऊं और आवाम तक पहुंचाऊं। अच्छा कविता जी, कारवां के बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? कारवां के बारे में एक बड़ा अच्छा वाकया ये हुआ कि मैंने 2007 में मौलाना रूमी का 800 बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था ग्लोबली, सब जगह। यूनाइटेड नेशंस ने भी उनको पोएट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था, तो ग्लोबली सब जगह प्रोग्राम्स हो रहे थे। हमने भी इंटरनेशनल सूफ़ी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और ऑल ओवर इंडिया में सारे मेट्रो सिटीज़ में हम लोगों ने परफॉर्म किया था। और उसमें हमने वो जहाँ पैदा हुए थे अफ़गानिस्तान में और ईरान में जहाँ वो बड़े हुए और उसके बाद उनका इंतकाल भी वहीं हुआ था, तो उन 2 शहरों के और हिंदुस्तान से मैं थी, तो उन 3 जगहों के हमने म्यूजिशियंस लिए थे और हम सब लोग मिलके पूरा टूर कर रहे थे सारे सिटीज़ में। और ऐसे ही जब हम लोगों की रिहर्सल्स चल रही थी और एक शेर जो साहिर का है, मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो उसी में से बस कारवां शब्द बहुत अच्छा लगा कि उसमें इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे थे। मुझे लगा इससे बेहतरीन नाम कुछ नहीं हो सकता एंड उसका बस ऐसे ही नाम पड़ गया कारवां। अभी क्या है कि उस कारवां में हमारे हिंदुस्तान के एक से एक बेहतरीन म्यूजिशियन मेरे ग्रुप में हैं, वो लोग अपने अपने कंट्री चले गए, लेकिन हमारा कारवां चल रहा है। वो लोग जाके फिर अपनी कंट्री में जी 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 हाँ मौसीकी की म्यूजिक की खिदमत करते हैं। जी जी जी। अच्छा मैम ये बताइएगा कि फिल्मों में हम आपको सुनते हैं और जितना आपको फिल्मों के अलावा सूफी म्यूजिक में पसंद किया जाता है, आप गालिबन उन बहुत कम सिंगर्स में से हैं कि फिल्मों में और फिल्मों के अलावा मौसीकी की जो इतनी बड़ी दुनिया है उस दोनों तरफ आपको एक तरह से पसंद किया जाता है जी। लेकिन फिल्मों में हम जिस तरह लगातार लोग गाते हैं अब वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है, उसकी क्या वजह है? मुझे लगता है उसकी जो, जैसा आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि काफ़ी चूजी हैं, तो बस दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं हर चीज़ नहीं गा सकती हूँ। मतलब गा सकती भी हूँ बट आई डोंट वांट टू सिंग एनीथिंग, कि मेरा जो मुझे कुछ भी रबिश नहीं गाना है। शायद मेरे पेरेंट्स ने इसीलिए मेरा नाम कविता रखा कि मैं अच्छी कविताएं गाऊं, अच्छी पोइट्री गाऊं, अच्छी गज़लें गाऊं, जो भी कुछ हो, कुछ बात हो कहने के लिए, कुछ मैसेज हो,
कुछ तो बात होनी चाहिए ऐसा ना, हो कि जो पुराना ना हो, पुराना ना हो। हाँ, जब भी सुने तो नया। और हाँ, हमेशा एक फ्रेशनेस रहनी चाहिए उन चीज़ों में। और वल्गर पोइट्री मुझे नहीं पसंद है। आफ्टर तुम ही हो बंधु क्या हो रहा है, लोग सोचने लगे अरे कविता जी ने तो क्लब सॉन्ग गा दिया तो शी कैन सिंग एनीथिंग। तो मुझे उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, ऐसा नहीं कि ऑफर्स नहीं आए, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए मना किया कि मुझे कुछ भी ऊट पटांग नहीं गाना, जो भी है कुछ अच्छी बात हो कहने के लिए। आई एम रेडी टू सिंग। अब आखिरी सवाल जी, अब आइंदा क्या मंसूबे हैं आपके, कुछ हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे? मैं जैसे अभी रिसेंटली हमारा ये एल्बम रिलीज़ हुआ है ट्रांस विद खुसरो, उसके प्रमोशन में लगी हुई। उसके साथ साथ मैं मौलाना रूमी पे काम कर रही हूँ, शायद देखते हैं इंशाल्लाह जल्दी पूरा होगा गुलजार साहब के साथ। और उसके अलावा मैं एक अमृता प्रीतम जी के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रही हूँ। एंड एक और प्रोजेक्ट है जहन में, ओनली नज़्म करके, उसमें मैं सिर्फ क्लासिक एंड कंटेम्प्रेरी जितने शायर हैं उनको लेकर के मैं आप लोगों के सामने जल्दी ही आऊँगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन पोइट्री से तारुफ करा सकूं। ये जो कुछ कविता सेठ कर रही हैं ये बहुत मुश्किल है। हम चूँकि थोड़ी बहुत मौसीकी की सुध-बुध रखते हैं, तो ये जितने प्रोजेक्ट मीर खुसरो को लेके और वहाँ से लेके फिर नज़्म तक आप आ रही हैं, अमृता प्रीतम उसमें हैं, तो ये सब बहुत मुश्किल है। लेकिन वो साकी फारूकी का एक शेर है कि हदबंदी ख़िज़ां से हिसारे बहार तक जहाँ रक्स कर सके तो कोई फासला नहीं। क्या बात है, तो मैं आपको आखिर में यही साकी फारूकी का यही शेर पढ़ूंगा और इसी पे आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हदबंदी ख़िज़ां से हिसारे बहार तक जहाँ रक्स कर सके तो कोई फासला नहीं। ये थी कविता सेठ जी। कविता जी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।